हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज अपने करेंगे बच्चों क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर फिफ्थ में बच्चों अपने पास क्या है। चैप्टर फिफ्थ का नेम देखो क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, अवयव का व्युत्क्रम तथा रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपने चैप्टर 3 के अंदर अवयव पढ़ा हुआ जिसको आप मैट्रिक्स कहते हो। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? मैट्रिक्स होता है डेटा का अरेंजमेंट करना होता है एक बॉक्स के अंदर। जैसे आपने 3, 4, 5, 6 ये लिख दिया। एक डेटा का मैनेजमेंट, डेटा का अरेंजमेंट करना होता है बच्चों आपको एक बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स होता है, अगर बॉक्स में डेटा लिखा जाए तो इसको कहते हैं बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म। ये मैट्रिक्स फॉर्म मोस्टली यूज होती है बच्चों अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो C++ के अंदर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनमें मैट्रिक्स फॉर्म, एरे फॉर्म यूज की जाती है। या जो ATM के अपने पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पीछे जो वर्क कर रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है, उसके अंदर मोस्टली जो बेसिक कंसेप्ट उनका क्रिएट किया जाता है उसके अंदर मैट्रिक्स का बेस या मैट्रिक्स का यूज किया जाता है बच्चों उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। तो ये मैट्रिक्स का यूज हो गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, इसके बाद ये मैट्रिक्स पढ़ी है आपने। जैसे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों। ये मैट्रिक्स का क्या मतलब है? मैट्रिक्स का मतलब है अगर एक डेटा का अपने अरेंजमेंट करें एक बॉक्स के अंदर, अगर अपने उसको अरेंज कर दे तो ये जो बॉक्स है या ये जो डेटा का जो फॉर्म है इसको कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म या अवयव कहा जाता है इसको, अवयव। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 3x3 की 1 2 1 3 4 5 2 1 3, तो इसका ऑर्डर है बच्चों 3x3। ऑर्डर का मतलब या क्रम का मतलब होता है इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। रो यानी पंक्तियां, ऐसे जो है वो है रो, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं पंक्तियां। और जो ऐसे वर्टिकल है वो है अपने पास कॉलम, जिनको अपने हिंदी में कहते हैं स्तंभ या खंबे, स्तंभ कहते हैं। ये जो है स्तंभ है, तो दो ही पंक्तियां है, दो ही स्तंभ है, दो ही रो है, दो ही कॉलम है, इसलिए ऑर्डर आ गया 2x2। पहले पंक्तियां लिखी जाती है फिर स्तंभ। पहले क्या लिखी जाएगी? रो, फिर क्या लिखे जाएंगे? कॉलम। ऐसे ही जो आपके पास 3x3 की उसमें भी क्या है, ये 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है, इसलिए इसको 3x3 ऑर्डर का लिख दिया। एक होता है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव। इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि उसके विकर्ण के अवयव तो 1 1 है, डायगोनल्स के एलिमेंट 1 1 है और शेष क्या है, रिमेनिंग 0 है, बाकी क्या है 0। तो ये 2x2 की मैंने इकाई अवयव लिख दी। अब बात करते हैं 3x3 की। ये मैंने लिख दी 3x3 की इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी बच्चों। ठीक है, तो ये इतना आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है। और थर्ड चैप्टर के अंदर आपने ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने। उसके अंदर मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो चैप्टर 5 में भी ये मैट्रिक्स बेस्ड ये बच्चों, तो देखो ये यूज होगा। मैट्रिक्स के बाद आपने चैप्टर 4 के अंदर क्या पढ़ा है बच्चों? चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ी है डिटर्मिनेंट। चैप्टर 4 में पढ़ी है आपने बच्चों डिटर्मिनेंट, जिसको अपने कहते हैं सारणिक। हिंदी में कहा जाता है सारणिक और इंग्लिश में कहा जाता है डिटर्मिनेंट। चैप्टर 4 में बच्चों आपने पढ़ा डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपने सारणिक। सारणिक या डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों? सारणिक या डिटर्मिनेंट होता है कि किसी भी मैट्रिक्स से रिलेट एक डिजिट जरूर होती है। कोई भी मैट्रिक्स जो होती है एक डिजिट आपको देती है, तो उस डिजिट को क्या कहते हैं? उस डिजिट को उस मैट्रिक्स के लिए क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं या सारणिक कहते हैं। किसी भी अवयव से जो अपने को एक परिणाम मिलता है उसको क्या कहते हैं? अपने सारणिक कहते हैं या डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है, पहले लिखा कैसे जाता है? डिटर्मिनेंट लिखा जाता है जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखा जाता है सारणिक को बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसको ऐसे मॉड्यूल में लिखा जाता है। मॉड्यूल वर्ड मैंने यूज किया है, लेकिन बस ये समझाने के लिए किया, एक्चुअली मॉड्यूल नहीं कहते इसको, जस्ट कहते हैं इसको डिटर्मिनेंट ही बोला जाता है। 3 4 5 6। और इसको सोल्व कैसे किया जाता है? इसको सोल्व किया जाता है पहले तो ये 3 लिखा जाता है, फिर 3 आपने लिख लिया, ठीक है, ये प्लस का साइन देगा आपको और ये माइनस का साइन, 3 लिख लो। फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 3 का कॉलम और रो छोड़ दो
और जो बचे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका कॉलम छोड़ दिया और रो छोड़ दी, क्या बच गया 6। फिर माइनस का साइन, ये देखो फिर पहले यानी पहले रो के सापेक्ष अपने इसका क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं प्रसार। तो 3 के लिए ये गया 6 से कर दिया, और -4, 4 का जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये साइन क्यों चेंज होता है वो भी बताता हूँ मैं अभी। 4 का किससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका कॉलम छोड़ दी, इसकी रो छोड़ दी, 5 बच गए। हाँ जी, ये 3 6 जा 18, ये 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया आपके पास -2। यानी इस मैट्रिक्स से रिलेट जो एक डिजिट थी वो क्या थी आपके पास, -2 डिजिट थी, जो इस मैट्रिक्स से क्या करती थी, रिलेट करती थी। ठीक है, तो ये बच्चों एक 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या निकाला अपनों ने, डिटर्मिनेंट निकाला है। अब देखो बच्चों, अब अपने एक 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 into 3 की, 1 2 1 3 1 2 2 1 2। हाँ जी, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने, इसका निशान पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं बच्चों ये इस फॉर्म में होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। किसी भी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट होता है तो उसका जो एक स्थान होता है, उसका जो रोल नंबर है, इस पहले वाले एलिमेंट का रोल नंबर क्या है, 1 है इसका रोल नंबर। क्यों है, क्योंकि ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो 1 1। और ये जो है ये कौन है, ये जो 2 है इसका रोल नंबर क्या है, ये इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है कि ये पहली रो का सेकंड एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है ये। और ये जो 1 है इसकी पोजीशन क्या है, ये है कि ये पहली रो का थर्ड एलिमेंट है। तो बच्चों जब ये होते हैं आई जे, इनको कहते हैं अपने ए आई जे। ये आई और जे होता है, आई तो बताता है उसकी रो का रैंक, उसकी पंक्ति की संख्या, और जे बताता है उसके कॉलम का रैंक, उसके स्तंभ की संख्या बताता है। तो अगर आई प्लस जे का टोटल क्या हो, इवन हो, तो वो एलिमेंट रहेगा पॉजिटिव। अगर आई प्लस जे का टोटल क्या हो, ओड हो, तो वो एलिमेंट रहेगा नेगेटिव। ये आपने पढ़ा है कौन से चैप्टर में, 4th चैप्टर में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पूरे बेसिक से बता रहा हूँ, आराम से आपको समझ आ जाएगा। 5th चैप्टर भी आराम से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने कि ये 3 into 3 की जो मैट्रिक्स है उससे जो अपने को डिजिट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, वो डिजिट लाने के लिए बच्चों अपने ये लाइन लिखते हैं, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, हिंदी में लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखो, अब जब ये वर्ड यूज होता है ना एक्सपेंड या प्रसार, तो कैसे लिखा जाता है, उसी से अपने पास आंसर आता है डिटर्मिनेंट ए का। तो देखो ऐसे लिखा जाता है, पहला एलिमेंट प्लस का, तो देखो ये 1 और 1 2 हो गए, तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अपने को जो डिजिट चाहिए वो अपने इस मैट्रिक्स का किसी के रिस्पेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के रिस्पेक्ट, R2 के रिस्पेक्ट या R3 के रिस्पेक्ट। जो साइन होंगे एलिमेंट्स के या अवयवों के वो इसके बेस पर अपने लिखेंगे। मैं प्रसार कर रहा हूं इसका R1 के सापेक्ष। देखो बच्चों ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहला पॉजिटिव आएगा, फिर इसका कॉलम छोड़ देंगे और इसका रो छोड़ देंगे। फिर क्या करना है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है इनका, ये 2 को 1 से किया 2, फिर माइनस फॉर्मूले के अंदर 1 को 2 से किया 2। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको अब अपने को लिखना है ये 2, तो ये 2 आएगा नेगेटिव, और इसका कॉलम गया और इसकी रो गई, तो 3 को 2 से किया 6, माइनस 2 को 2 से किया 4, फिर अब ये 1 कैसा आएगा, प्लस का 1। हाँ जी, तो इस कॉलम छोड़ दिया और इसकी रो छोड़ दी, 3 को 1 से किया 3 और 2 को 1 से किया, ये आ गया 2। बीच में माइनस लगाना है क्योंकि माइनस फॉर्मूले के अंदर होता है। 2 - 2 0 हो गया, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं। 6 ये -2 एज इट इज, 6 - 4 क्या होता है बच्चों, 2 होता है, प्लस ये 1 एज इट इज, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। तो ये बन गया -4 प्लस का 1, ये आ गया अपने पास आंसर -3। तो ये जो मैट्रिक्स है अपने पास ए, इससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट थी उसका आंसर कितना अपने पास
-3 है। अब देखो बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एक्सपेंड या प्रसार आप R1 के रिस्पेक्ट करो या R2 के रिस्पेक्ट करो या R3 के रिस्पेक्ट करो, आंसर आपके पास हमेशा -3 ही आएगा। जैसे मैं इसका एक्सपेंड आपको R2 के रिस्पेक्ट करके दिखाता हूं। देखो R2 के रिस्पेक्ट, तो मैं एक बार ये मैट्रिक्स यहां लिख लेता हूं, 1 2 1 3 1 2 और 2 1 2। अब मैं R2 के रिस्पेक्ट करूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो देखो बच्चों, जब R2 ये अपने पास 3 1 2 वाली, लेकिन इसके निशान क्या होंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये 3 कैसा लिखूंगा, माइनस का 3, फिर ये ब्रैकेट, फिर मैं ये लिख लेता हूं प्लस का 1, फिर ब्रैकेट, फिर ये माइनस का 2, फिर ब्रैकेट। पहले मैं हमेशा बाहर वाली डिजिट लिखता हूं, अब अंदर वाली लिखूंगा। ध्यान से देखना, इस 3 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम, इसका कॉलम गया और इसकी रो गई, तो 2 को 2 से किया 4, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है बच्चों, देखो फिर 2 को 1 से करेंगे 2, देखो ये गया, तो 2 2 जा 4 और ये 1 को करेंगे इससे, 1 को 1 से किया 1। अब इस 1 के लिए देखो बच्चों, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 को 1 से किया 2, माइनस 2 को 1 से किया फिर से 2। इस 2 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4। आराम से देखना, ये बेसिक चल रहा है एकदम। 4 माइनस 1 ये आ गया 3, ये तो 2 माइनस 2 जीरो ही हो गया बच्चों, तो माइनस का ये 2 लिख दिया मैंने। 1 माइनस 4 कितना होता है, -3, तो ये हो गया बच्चों अपने पास 3 3 जा माइनस के 9 और 2 3 जा ये 6 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 6। तो देखो -9 प्लस 6 क्या आंसर आया अपने पास, -3 ही आया। जब R1 के सापेक्ष किया था तब भी -3, और जब अपनों ने R2 के सापेक्ष किया है तब भी अपने पास आंसर कितना आया है, -3 ही आया है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं R3 के सापेक्ष करूं, जैसे आप R3 के सापेक्ष इसका करके देखना, आपके पास आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। अगर तीनों आंसर सेम है, इसका मतलब आपने सही किया है। अगर एक भी आंसर आपका गलत आ जाता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपनों ने क्या सीखा, अपनों ने मैट्रिक्स भी मैंने आपको समझा दी क्या होती है, उसके बाद डिटर्मिनेंट भी समझा दिया क्या होता है। अब आते हैं बच्चों चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 का नेम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी अवयव का व्युत्क्रम एंड लीनियर इक्वेशन तथा रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर का नेम है बच्चों, इसको समझते हैं हमने। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अवयव का व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है बच्चों, समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसे एक ऐसी मैट्रिक्स बी से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और आपका आंसर क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और आप उसको अगर एक ऐसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। समझ लो अगर ए है 2 इंटू 2 की, तो ये 2 इंटू 2 की बन जानी चाहिए। अगर ये 3 इंटू 3 की है, तो ये 3 इंटू 3 की बन जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ऐसे बन जाती है, ये वाली आंसर इन दोनों का मल्टीप्लाई आई आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो बी है वो ए की इनवर्स कहलाएगी। बी इज इनवर्स ऑफ ए, जो बी अवयव है वो ए का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम, सॉरी व्युत्क्रम कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। आगे बात समझ। तो ये है अपने पास बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसके बाद ये जो बी मैट्रिक्स है, इसको फाइंड करने का अपने पास क्या होता है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, इस बी को बच्चों अपने कहते हैं, क्योंकि ये ए का व्युत्क्रम है इसलिए इसको कहते हैं ए इनवर्स। ये जो बी है इसे क्या कहते हैं अपने, ए इनवर्स। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आपके पास, आई होता है। आई बात समझ, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो व्युत्क्रम या इनवर्स मैट्रिक्स आपने क्या समझा कि अगर ए कोई अवयव हो जिसका किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आउटकम क्या है, आई आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो ये जो बी है ये क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा, यानी ए का क्या कहलाएगा, ये व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, हाँ जी देखिए, देखो बच्चों, अब अपने पास टॉपिक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय अव्यूह। अब इस चीज को समझने के लिए नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय अव्यूह, नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर तो होता है बच्चे व्युत्क्रमणीय और सिंगुलर होता है अव्युत्क्रमणीय। ये हिंदी के अंदर थोड़ा सा वर्ड के अंदर है, ध्यान से देखिएगा। अब अपने सीखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ए इनवर्स अर्थात जो अव्यूह है कोई भी आपके पास ए, उसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होना चाहिए आपको पता। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। हाँ जी देखो बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि एडजॉइंट ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ए मैं आपको अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी कि एडजॉइंट ए। पहले सबसे बस ये फॉर्मूला याद रखो, ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन के लिए अपने को ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। अब अपने पास क्या है व्युत्क्रमणीय अव्यूह, या जिसको अपने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। व्युत्क्रमणीय अव्यूह इस वर्ड से देखो बच्चों समझो, व्युत्क्रमणीय का मतलब है कि जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके, ठीक है, जिसका व्युत्क्रम क्या फाइंड किया जा सके, यानी इनवर्स फाइंड किया जा सके। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिख रही होगी कि अपने ए इनवर्स कब पॉसिबल है, ए इनवर्स कब पॉसिबल है जब ये डिटर्मिनेंट ए जो है, ये डिटर्मिनेंट ए क्या हो नॉट इक्वल जीरो हो। यानी व्युत्क्रम कब निकाला जा सकता है जब डिटर्मिनेंट ए क्या हो नॉट इक्वल जीरो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो नॉट इक्वल जीरो, यानी ऐसी मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड किया जा सकता है जिसका, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए इक्वल 3 4 2 1, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चे 3 1 जा 3 -2 4 जा 8, ये आ गया -5, ये नॉट इक्वल जीरो है। तो अपने ए का तो निकाल सकते हैं क्या इनवर्स, लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होता, जिसको अपने कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाए जीरो आ जाए, तो अपने उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। लेकिन जब डिटर्मिनेंट ए ही जीरो आ गया और अपने यहाँ पे जीरो को पुट करेंगे तो ये इनफिनिट हो जाएगा। इसलिए अपने जो सिंगुलर मैट्रिक्स है या अव्युत्क्रमणीय यानी जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, क्या होता है वहां पे कंडीशन, डिटर्मिनेंट ए क्या होता है जीरो होता है। जैसे एक मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, मैट्रिक्स लिखी मैंने 4 3 6 2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चों 4 3 जा 12 6 2 जा 12, ये कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका अपने व्युत्क्रम या इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, जबकि इसका कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है अपने पास -5 आ रहा है, और -5 क्या होता है बच्चों नॉट इक्वल जीरो होता है। अब अपने सीखेंगे बच्चों ये एडजॉइंट ए फाइंड करना। अब देखना बच्चों ध्यान से, एडजॉइंट ए को अपने कहते हैं सहखंडज। अब मैं वो आपको सिखाऊंगा सहखंडज निकालने। हाँ जी बच्चों, एडजॉइंट को ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट को कहते हैं बच्चे सहखंडज। तो ये हो गया अव्यूह के सहखंडज। अव्यूह के सहखंडज। अब देखो बच्चों अव्यूह के सहखंडज क्या होते हैं, एग्जाम्पल से सीखते हैं। ए इक्वल है आपके पास, एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर ली 3 2 1 4। अव्यूह के सहखंडज सीखने के लिए आपको पहले माइनर्स भी सीखनी होगी। माइनर्स कहते हैं उपसारणिक। सिंपल सी चीज है बच्चों, ये देखो ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर बस ये दो ही टॉपिक है। आपको उपसारणिक और सहखंडज यानी माइनर्स एंड को फैक्टर या एडजॉइंट निकालने आने चाहिए आपको।
तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अब अपने बात करते हैं बच्चों उप सारणिक। जैसे ये आपके पास एक क्या है, अवयव है 3 2 4 1, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इसके प्रत्येक अवयव के लिए, ईच एलिमेंट के लिए एक क्या होगी, उप सारणिक होगी, माइनर होगी। माइनर को अपने हमेशा एम, कैपिटल एम से लिखते हैं। इस एलिमेंट के लिए होगा M11, इस एलिमेंट के लिए होगा M12, इस एलिमेंट के लिए होगा M13 और इस एलिमेंट के लिए होगा M14। तो M11 3 के लिए, यानी 3 के लिए इसकी माइनर क्या होगी, उप सारणी क्या होगी, तो ये फाइंड करने के लिए बच्चों आपको इस 3 का कॉलम छोड़ना है, रो छोड़ना है, जो बच गया वो आंसर है M1। अब इसके इस 4 के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या रह गया 2, M12। इस 2 के लिए ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या बच गया आपके पास 4। और इस 1 के लिए ये कॉलम, इस 2 के लिए ये कॉलम छोड़ दिए, ये रो छोड़ दिए, ये 4 आ गया। और इस 1 के लिए ये कॉलम छोड़ दिए, ये रो छोड़ दिया, ये 3 आ गया। तो बच्चों ये माइनर्स आ गए अपने पास, किसके लिए, 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है ए, उसके अपनों ने सभी माइनर्स निकाल लिए। इन माइनर्स के बाद अपने पास आएगा बच्चों कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जिनको कहते हैं सहखंड। सहखंड, सहखंडज नहीं है बच्चों, सहखंड है, देखना ध्यान से। सहखंड क्या होते हैं, सहखंड को लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। जैसे इनको कोफैक्टर्स बोला जाता है F11, F12, F13 और F21, सॉरी F21 और F22। हाँ जी देखो यहाँ पर भी आपको ये F21 है और ये क्या है अपने पास F22 है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए M11, तो 3 और 4 के लिए ये कॉलम गई, ये रो गई और ये 1 बच गया। इस 2 के लिए ये जो 2 है ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो इसके लिए अपने पास ये कॉलम गई, ये रो गई, ये 4 आ गया। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट M21, इस 4 के लिए ये कॉलम गई, ये रो गई, 2 बच गया। और इस 1 के लिए ये कॉलम गई, ये रो गई, सिर्फ 3 बच गया। तो ये क्या है ये बच्चों, ये आई है इसकी उप सारणिक यानी माइनस। अब कोफैक्टर देखो बच्चों, सहखंडज क्या होते हैं, सहखंडज होते हैं बच्चों ये जो आपने सारणिक निकाली है या माइनस निकाली है, ये लिख दो इसके अंदर 1 4 3 2, पहले तो ये लिख दो। लेकिन आपको इनकी साइन डिसाइड करने होते हैं, इनके निशान क्या लगाने हैं। अगर निशान नहीं लगाते तो वो क्या रहती है, माइनस रहती है, उप सारणिक रहती है। लेकिन अगर आप इनके निशान लगा दो तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, कोफैक्टर्स में, सहखंड के अंदर ये अपने पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ये। हाँ जी बच्चों देखो 1 1, जब इन दोनों का टोटल क्या हो, सेम इवन नंबर आ जाए, इनका टोटल सम संख्या 1 और 1 क्या होता है 2, जब इनका इवन डिजिट आ जाए तो आपको निशान एज इट इज रखना है, यानी जो निशान है इसका, जैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना है। लेकिन अगर ये ओड आ जाए, जैसे 1 और 2 3, तो ओड आ जाए तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो। मैंने साइन चेंज वर्ड यूज किया, ना कि माइनस। याद रखना 1 और 2 3 होता है, तो 3 है ओड, इसलिए विषम संख्या, इसलिए इसका साइन चेंज कर दे। ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, 2 और 1 3, तो ये भी माइनस का, 2 और 2 4, तो ये प्लस का। तो बच्चों ये जो अपने पास कोफैक्टर्स आए हैं, ये अपने पास कोफैक्टर्स आए हैं, और अगर मैं इनको एक क्या लिखूं, मैट्रिक्स में लिख दूं 1 -4 -2 और 3, इनको अगर एक मैट्रिक्स में लिख दूं और मैं इस मैट्रिक्स का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। ध्यान से सुनिएगा, इस मैट्रिक्स का क्या कर दूं, ट्रांसपोज, परिवर्त कर दूं, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसे कहते हैं एडजॉइंट ए। उसे क्या कहते हैं, एडजॉइंट ए। यानी मैं ट्रांसपोज कर देता हूं। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है बच्चों, जो कॉलम है उसको रो बना दो आप। ये कॉलम है 1 -2, इसको पंक्ति बना दी 1 -2, ये -4 3 को -4 3। तो बच्चों देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी अपने पास ए, उसका मैंने आपको क्या निकालना सिखा दिया, एडजॉइंट निकाला, यानी सहखंडज निकालना सिखाया है। तो सबसे पहले अपनों ने क्या सीखी, माइनर सीखी, उप सारणिक। उसके बाद अपनों ने क्या सीखी, इसके सहखंड सीखे, कोफैक्टर्स जो F11 F12 F21 F22 से लिख सकते हैं, F से भी लिख सकते हैं। और जैसे ये मैट्रिक्स A है तो आप A भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज करना है, A11 A12 A21 A22। यहाँ से इन एलिमेंट से, इन कोफैक्टर से
जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसे कहते हैं एडजॉइंट ए। तो ये थी बच्चों अपने पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनस, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट। अब अपने करते हैं बच्चों एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके उसका माइनस, कोफैक्टर और उसके एडजॉइंट सीखते हैं। देखो ध्यान से, 3x3 ऑर्डर की एक अपने बच्चों मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों, अपने पास बुक में है, अपने पास एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं कोई भी बुक के अंदर से। जैसे बुक के अंदर अपने पास एक एग्जांपल है, उसी के अंदर से मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ये मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 3 1 2 3 3 2 1 और फिर लिखा है बुक में 3 1 2। तो देखो बच्चों, ये अपने पास एक क्या है, अपने पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की मैं आपको उप सारणिक यानी माइनर्स, फिर कोफैक्टर्स और फिर उसका एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों माइनर्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, उप सारणिक। तो ईच एलिमेंट के लिए एक एक होगी, M11 M12 M13 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। तो यहां पे तो लिख देंगे बच्चों अपने इनकी उप सारणिक माइनस। इसके बाद कोफैक्टर्स, जिन्हें कहते हैं अपने सहखंड, ये हो गए F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। अब देखो बच्चों ध्यान से कैसे करेंगे। M11 सिंपल है, पहले इनको ऐसे ऐसे मॉडुलस में लिख दिया करो, क्योंकि माइनस जो होता है हमेशा ऐसे मॉडुलस में लिखा जाता है। 3x3 में लिखा जाता है बच्चों ऐसे मॉडुलस में या डिटर्मिनेंट में। 2x2 में नहीं लिखा जाता और 1x1 में भी नहीं लिखा जाता। तो M11 ये कॉलम गया, ये रो गई, तो क्या रह गया 2 1 2 1 1 2। ये जो रह जाता है ना बाद में, ये 2x2 की जो रह जाती है वो लिखनी होती है। M12 के लिए ये चला गया, ये चला गया, क्या रह गया 3 1 3 2। और इस एलिमेंट के लिए ये गया, इसे कॉलम और रो छोड़नी होती है। जैसे ये 3 है ना, इसे कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो ये 3 2 3 1। हाँ जी। इसके बाद 2 1 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो बच गया आपके पास 2 3 1 2। फिर M22 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये बच गया आपके पास 1 3 3 2। फिर 2 3 के लिए 2 3 के लिए ये गया कॉलम, ये रो गई, तो 1 2 1 2 3 1। हाँ जी। M31 के लिए इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 2 3 2 1, ये बन गया 2 3 2 1। हाँ जी। फिर इसके लिए 1 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 3 3 1 1 3 3 1। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 2 3 2 1 2 3 2। आराम से देखना बच्चों ध्यान से, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है। अब देखो बच्चों F11 का मतलब है M11 से जो अपने पास डिजिट आएगी वो होगी F11। तो यहां से क्या डिजिट बनी बच्चों अपने पास 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, माइनस क्या करना है 1 इंटू 1 यानी 1 माइनस करना है, 4 में से गया 3। M12 3 दूनी 6 में से 3 गए 3। यहाँ पे M13 3 1 जा 3 में से 3 2 जा 6 गए -3। M21 तो इसके लिए 2 2 जा 4, माइनस क्या गया 1 इंटू 3 3, तो 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 2 एकम 2 में से 3 3 9 गए, तो ये -7। और ये 1 इंटू 1 में से 3 2 जा 6 गए, तो ये -5। अब 3 1 के लिए इसके लिए 2 1 जा 2, और ये 3 2 जा 6, 2 में से ये 6 गए बच्चों -4, और ये 1 इंटू 1 1, 3 3 जा 9, तो ये बच गया -8। तो 1 इंटू 2 2, 3 दूनी 6, तो ये बच गया बच्चों अपने पास -4। लेकिन अभी अपने को इनके साइन भी चेंज करने हैं, तो क्योंकि 1 और 1
2 होता है, 2 इवन है तो ये सेम रहेगा। 1 और 2 3 तो ये साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया। 1 और 3 4 तो ये सेम। जब इवन आए आंसर, इनका टोटल इवन आए, ये जो ऑर्डर है इनका आई और जे है, अगर इनका टोटल इवन आए, सम संख्या आए तो चेंज नहीं करेंगे, अगर ओड आ जाए, विषम आ जाए तो चेंज कर देंगे। 2 + 1 3 ये चेंज कर दिया, 2 2 4 ये सेम, 2 3 5 तो ये माइनस का प्लस हो गया, 3 1 4 ये सेम रह गया, 3 2 5 ये चेंज हो गया, ये 3 3 ये सेम रह गया। अब देखो बच्चों, अब अपने पास जो ये कोफैक्टर्स आए, अब अपने को ये चेक भी करने हैं कि अपने ने ये सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो सही निकाले हैं, गलत निकाले हैं, इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। देखो कैसे पता चलेगा। अगर अपनी गलती है इनके अंदर तो अपने को अभी पता चल जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। इनको चेक करने के लिए आपको डेल निकालने का एक फॉर्मूला है आपके पास। डेल को कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए बोला जाता है डेल को। डेल निकालने का फॉर्मूला है कि आपने ये जो कोफैक्टर्स निकाले हैं, तो जो पहली रो के कोफैक्टर्स हैं उनको पहली रो के एलिमेंट से यानी अवयवों से गुणा करके जोड़ दो। जैसे मैं ये R1 वाले कर रहा हूं तो 3 को किससे गुणा करूंगा, इस 1 से, फिर -3 को किससे गुणा करूंगा, 2 से, -3 × 2, फिर इस -3 को किससे गुणा करूंगा, 3 से, -3 × 3। तो यहां से आगे बच्चों अपने पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना बन गया, 9 और 6 15, -3 ये बन गया बच्चों अपने पास -12। ये किससे आया अपने पास, R1 से आया, ठीक है। वो अपने R2 से चेक करते हैं कितना आ रहा है, -1 × 3 और फिर -7 × 2 और 5 × 1, तो ये आ गया बच्चों -3 -14 + 5, तो ये 14 और 3 17 प्लस का 5 ये भी बच गया -12। तो R2, अब ये R3 देखो जो -4 × 3 डायरेक्ट लिख रहा हूं -12, 8 1 जा 8 प्लस का 8 -4 × 2 ये माइनस का 8, तो 8 और -8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -12 बच गया बच्चों। तो देखो बच्चों अपने पास R1 से, R2 से और R3 से तीनों से सेम डिटर्मिनेंट आया है। जो डेल आया ना, यानी इसका जो एक्सपेंड करने पर जो आंसर आता है उसको डेल बोला जाता है। ये तीनों से सेम आया है, तो तीनों से सेम आया, इसका मतलब अपने ये जो कोफैक्टर के जो एलिमेंट निकाले ये सही है सभी के सभी। अगर एक में भी गलती आ गई तो अपने इसको दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए क्योंकि इसका मैंने आंसर निकाल लिया, -12 आ रहा है, इसलिए मैं एक ही आंसर लिखूंगा, तीनों नहीं लिखूंगा। तो मैंने इसका डेल निकाल लिया, कितना आया मेरे पास, माइनस का डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल डेल, ये आ गया -12। अब देखो बच्चों ये तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ एडजॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था एडजॉइंट क्या होता है कि ये जो कोफैक्टर्स के एलिमेंट है इनकी जो क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी 3 -3 -3 -1 -7 और प्लस का 5 -4 प्लस का 8 और माइनस का 4। ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ट्रांसपोज, याद रखना बच्चों, इसका ट्रांसपोज करना होगा तब एडजॉइंट बनेगा, ट्रांसपोज करने के बाद। तो बच्चों ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने का या परिवर्त बोलते हैं हिंदी में। ट्रांसपोज करने का मतलब कॉलम है उसको रो बना दो, 3 -1 -4 -3 ये कॉलम है, देखो रो बन रही है, ये 8 ये -3 ये 5 ये -4। तो देखो बच्चों ये अपनों ने 3 × 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका भी क्या निकालना सीख लिया, माइनर्स, कोफैक्टर्स और उसकी डिटर्मिनेंट निकालनी सीख ली। तो बच्चों एडजॉइंट भी सीख ली, इसका एडजॉइंट आ गया। तो बच्चों अब अपने ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो देखो एडजॉइंट ए की जगह आप क्या लिख दोगे, ये वाली मैट्रिक्स लिख दोगे इसके अंदर, और डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला, -12, तो डिटर्मिनेंट ए क्या है, अपॉन में है इसके, तो अब बाहर लिख दो ऐसे 1 अपॉन में -12 या -12। तो ये देखो बच्चों अपने इसका व्युत्क्रम निकालना भी सीख गए, यानी इनवर्स निकालना सीख गए। तो ये ए जो मैट्रिक्स है इसको किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये किस में चेंज हो जाती, आई में चेंज हो जाती है आइडेंटिटी में। तो वो ये थी मैट्रिक्स ए इनवर्स। इनवर्स क्या आ गया अपने पास बाहर, तो 1 अपॉन -12 ये लिख देते हैं, 3 -1 -4 -3 -7 8 -3 5 -4। तो ये बच्चों आज अपनों ने सीखा
चैप्टर 5 का जो अपने पास बेसिक कंसेप्ट है वो सीखा है। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है अपने पास वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।